सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वेव्स, हमने हमारा जो मैक्सिमम टाइम था वो इन्वेस्ट किया प्रोग्रेसिव वेव को पढ़ने के लिए। हमने पढ़ा कि एक वेव को समझते कैसे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ ऑसिलेशन। फिर हमने उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखा, दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझा, उसका फॉर्मूला देखा और थोड़े बहुत उस पर क्वेश्चंस भी किए। एंड टू एंड दैट डिस्कशन हमने ये पढ़ा कि दो वेव्स को अगर एक ही मीडियम में एक ही समय पे एक ही पार्टिकल पे भेजा गया तो वो पार्टिकल है वो बिहेवियर कैसा दिखाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वेव्स। In the second part of this chapter, we are going to talk about stationary wave or also called as standing wave. अब stationary wave या फिर standing wave क्या होता है ये समझने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा एक छोटा सा और easy सा टॉपिक जिसे कहते हैं reflection of waves. Now you need to understand that when I talk about waves, there are actually two types of waves. एक होता है transverse wave, दूसरा होता है longitudinal wave. Here we are talking about the transverse wave only. Okay, today I am just going to talk about the transverse wave. और जब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और दूसरा होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो वेव रिफ्लेक्ट कब करती है पहले ये समझो। वेव हर उस बार रिफ्लेक्ट करेगी जब उसका मीडियम में बदलाव आएंगे। अगर मीडियम की डेंसिटी में चेंजेस हुए तो वेव रिफ्लेक्ट करेगी। अब चाहे आप रेयर से डेंसर में जाओ, चाहे आप डेंसर से रेयर में आइए, अगर मीडियम की डेंसिटी बदली तो आपका जो वेव है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोनों प्रकार के रिफ्लेक्शंस पढ़े जा सकते हैं, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम भी और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम भी। एप्लीकेशन वाइज अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस का जो स्कोप है वो बात करता है सिर्फ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम के बारे में। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। Okay, rarer medium to denser medium. Now let's say this is a string and let's say this is the wall. Okay, now जब मैं बात करता हूँ wall की तो wall का मतलब होता है denser medium, right? wall का मतलब denser medium और ये जो string है, ये string जो है उसको माना जाएगा of course the rarer medium. स्ट्रिंग आप समझ लीजिए जैसे पायजामे में जो नाड़ा होता है, नाड़ा, इट इज मेड अप ऑफ कॉटन, सो दैट इज योर स्ट्रिंग बेसिकली, रेयर मीडियम। एंड उस दीवार से जिसके साथ मैंने इस रस्सी को बांध दिया है वो दीवार बन गई मेरी डेंसर मीडियम, राइट। इट इज ऑलवेज रिलेटिव देखा जाता है किसके रिस्पेक्ट में कौन डेंसर है। तो डेफिनेटली स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वॉल जो है वो डेंसर मीडियम मानी जाएगी और वॉल के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रिंग है उसे रेयर मीडियम माना जाएगा। तो हमारा जो पढ़ाई है अभी वो है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब एक ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करेगा तो वो रिफ्लेक्शन किस प्रकार से करेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड विद अ बेटर डायग्राम। तो मान लो ये है आपकी स्ट्रिंग जिसको आपने बांध दिया है एक दीवार के साथ। स्ट्रिंग का ये वाला कोना, इस वाले कोने को हम कहते हैं स्ट्रिंग का फ्री एंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग का फ्री एंड। सो ये जो फ्री एंड है ना, इस फ्री एंड को मैं अपने हाथ से पकड़ के एक पल्स देता हूँ। पल्स देता हूँ मतलब मैं इसको इस तरफ ऐसे ऑसिलेट करवाता हूँ, ओके। तो दीवार वहीं पर है, रस्सी को सिर्फ मैंने ऐसे एक सिंगल पल्स दे दिया। अब ये जो पल्स है वो धीरे 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 आगे ट्रैवल करेगा और कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा। ये थोड़ा सा और ट्रैवल करेगा, कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा और ऐसे ही कुछ देर बाद उसका जो पल्स है वो पहुंच चुका होगा एंड पे, दीवार पे, इस तरह से, करेक्ट। ये धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा है, ओके। लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस पार्ट हियर ओनली, या
ठीक है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप समझोगे हुआ क्या, तो मान लो इस पार्टिकल की बात करता हूं, पार्टिकल ए। शुरुआत में लेट्स से दिस इज केस 1। सो केस 1 के दौरान वो जो पार्टिकल ए था वो तो अपने मीन पोजीशन पर है, चुपचाप से एक स्ट्रेट लाइन में पूरी रस्सी पड़ी हुई है। मैंने एक हाथ से पकड़ के वहां पर पल्स भेजा, एक वेव बनाई, एक बार उसको ऐसा झटका दिया, एक बार उसको ऑसिलेट किया। अब इस प्रक्रिया के करते ही आपका पॉइंट ए, केस 2 में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल ए जो कि मीन पोजीशन पर था अब वो ऊपर जा चुका है, वो आ चुका है यहां पर, करेक्ट। और केस 3 में देखोगे आप तो वही पार्टिकल ए आ चुका है नीचे, बट उसके बाद वाला पार्टिकल जो पहले यहां पर था, लेट्स कॉल इट एज पार्टिकल बी, अब वो पार्टिकल बी जो है वो ऊपर आ चुका है, करेक्ट। आप आगे देखोगे 4th केस में तो ये वाला जो ए है वो आ चुका है वापस अपने मेन पोजीशन पर, जो बी था वो भी आ चुका है अपने मेन पोजीशन पर, और यहां पर जो पार्टिकल था सी, अब वो पार्टिकल सी आ चुका है ऊपर। लेट्स से दिस इज पार्टिकल डी। और अगर आप आखिरी केस देखोगे केस 5, तो जो ए है वो यहीं पर है, जो बी है वो यहीं पर है, अब जो सी है वो भी नीचे आ चुका है, और ये जो पार्टिकल डी है ये वाला, दिस पार्टिकल हैज दिस पार्टिकल डी, ये पार्टिकल जो डी है वो अब ऊपर आ चुका है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, पहले चारों पार्टिकल ए, बी, सी और ये आखिरी पार्टिकल डी, all the 4 particles in diagram number 1 they all are at mean position। फिर जब मैंने उसको पकड़ के झटका दिया तो पहले ए ऊपर गया, ए ऊपर गया, फिर वो उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी एनर्जी बी को दी और खुद नीचे आ गया। इसलिए पार्टिकल ए अगर आप देखोगे वो नीचे आ चुका है, बट उसने पार्टिकल बी को ऊपर भेज दिया है, करेक्ट। फिर क्या हुआ, पार्टिकल बी ने अपनी पूरी एनर्जी पार्टिकल सी को दी, सी ऊपर आ गया और फिर बी नीचे आ गया। फिर सी ने अपनी एनर्जी डी को दी, उसने उसको ऊपर भेजा और खुद नीचे आ गया। इस प्रकार से हर एक पार्टिकल अपनी पूरी एनर्जी अपने आगे वाले पार्टिकल को दे देता है, उसको ऊपर भेजता है और खुद नीचे आ जाता है। इस प्रकार से आपका जो वेव है वो एक मीडियम में प्रोपोगेट करता है। नाउ जैसे ही पार्टिकल डी की बारी आएगी, अगला पार्टिकल है यहां पर विच इज पार्टिकल ई। Now the next particle which is here at the bottom, let me call it as point E। अब point E जो है that is combined with the wall, point E जो है वो wall के साथ मिला हुआ है। अब particle D is a particle of rarer medium, but particle E for elephant, particle E is the part of wall that is a part of denser medium। एक rarer medium का पार्टिकल एक denser medium के पार्टिकल को जब ऊपर खींचने की कोशिश करेगा तो क्या पार्टिकल ई ऊपर जाएगा? द आंसर इज नो, पार्टिकल ई ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल ई को ऊपर भेजने की कोशिश करी जाएगी, बिकॉज इट इज डेंसर मीडियम, इट विल नॉट गो अप, इंस्टेड पार्टिकल डी नीचे चला जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप और मैं जब भी जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं तो देयर इज एन एक्सरसाइज कॉल्ड एज पुशअप। पुशअप्स में हम क्या करते हैं, हम जमीन पे लेट कर अपने हाथों से नीचे जमीन को धक्का देते हैं नीचे, बट क्या जमीन नीचे जाती है? द आंसर इज नो, आपकी बॉडी ऊपर आती है। अगर आपको याद है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था रेरर एंड डेंसर इज अ रिलेटिव टर्म। मेरी बॉडी एक कॉटन की स्ट्रिंग के सामने डेंसर मीडियम है, बट धरती मां के सामने, अर्थ के सामने मेरी जो बॉडी है वो रेरर बॉडी है, और धरती, ग्राउंड, जमीन वो एक डेंसर मीडियम है। तो जब मैं ग्राउंड पे लेटा हूं, अगर मैंने ग्राउंड को नीचे पुश किया, मतलब मैं डेंसर मीडियम को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझसे नहीं होने वाला। उल्टा मेरी खुद की बॉडी ऊपर पुश होगी, इसीलिए तो आप उसे कहते हो पुश अप, पुश योर सेल्फ अप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसके लिए आप ग्राउंड को नीचे पुश करते हो, बट ग्राउंड नीचे नहीं जाता, आपकी बॉडी ऊपर जाती। दैट इज व्हाट यू कॉल पुशअप। सिमिलरली आप खड़े खड़े एक रॉड को पकड़ के जब खींचते हो, विच इज कॉल्ड एज पुल अप्स, तो रॉड को हम नीचे पुल करते हैं,
बट क्या रॉड नीचे आता है? नहीं, हमारी बॉडी ऊपर जाती है. दैट इज व्हाट यू कॉल, दैट इज व्हाई यू कॉल दिस एज पुल अप. पुल योरसेल्फ अप बाय पुलिंग द रॉड डाउन. रॉड नीचे नहीं आने वाला, आपकी बॉडी ऊपर जाएगी. उसी तरह जब यहां पे पार्टिकल डी, ये वाला पार्टिकल ई को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा तो पार्टिकल ई ऊपर नहीं जाने वाला, उल्टा पार्टिकल डी को वो नीचे भेज देगा. तो अब हुआ कैसा, केस 5 को अगर मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं, यहां से उठा के, लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम देयर. इस डायग्राम को यहां पर बना लेते हैं. यस, तो पार्टिकल ए था, ए ने बी को ऊपर भेजा, खुद नीचे आ गया. बी ने सी को ऊपर भेजा, खुद नीचे आ गया. सी डी को ऊपर भेजेगा, खुद नीचे आ गया. अब जब डी ई को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा तो पार्टिकल ई ऊपर नहीं जाएगा, उल्टा डी को नीचे भेज देगा. और जब वो डी को नीचे भेज देगा सो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा. सो नाउ दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी, दिस इज पार्टिकल सी, और जो पार्टिकल डी ऊपर है अब वो नीचे आ जाएगा. तो आपने भेजा था क्या, हमने भेजा था क्रेस्ट फॉर्म में पल्स, और वापस क्या आया, ट्रफ के फॉर्म में पल्स. तो हमने भेजा क्रेस्ट बट वापसी में आया ट्रफ. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज हाउ reflection happens in the transverse wave, and our wave is traveling from the rarer medium to denser medium. So the summary of this discussion is कि अगर मैंने एक crest wave pulse भेजा और यहां पर है मेरे पास एक denser medium, तो वापसी में ट्रफ आएगा. ओके, वापसी में ट्रफ आएगा. तो मैंने भेजा क्रेस्ट, वापसी में आया ट्रफ. क्रेस्ट मतलब क्या, सारे पार्टिकल्स ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, अब वही पार्टिकल मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में नीचे ट्रैवल करेंगे. सो दैट इज आवर टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. हाँ, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि इस तरफ जाने वाली ये है मेरी ओरिजिनल वेव, और इस तरफ आने वाली ये जो है ये है मेरी रिफ्लेक्टेड वेव. ओरिजिनल वेव का अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, y फॉर डिस्प्लेसमेंट, o फॉर ओरिजिनल वेव, इट इज गोइंग टू बी a sin 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा, और जो नीचे वाला रिफ्लेक्टेड वेव है वो हो जाएगा y रिफ्लेक्टेड a sin 2 पाई nt प्लस x by lambda. Now why this minus sign? Because minus sign indicates, हमने ये waves के फर्स्ट पार्ट में किया था कि वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन के दिशा में ट्रैवल कर रही है, और प्लस साइन दिखा रहा है कि वेव नेगेटिव x डायरेक्शन के दिशा में ट्रैवल कर रही है. Now this arrow, the one that you see in the pink, that is nothing but your पार्टिकल वेलोसिटी. तो अब तक पार्टिकल ऊपर ट्रैवल कर रहा था, अब वही पार्टिकल नीचे ट्रैवल कर रहा है. सो द वेलोसिटी का फेज इज चेंज्ड बाय 180 डिग्री, राइट. सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदला, तो फेज चेंज हुआ 180 डिग्री से. तो यहाँ पर आप एक फेज डिफरेंस दिखाने के लिए पाई से सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट. फेज चेंज हो चुका है, लाइक द फेज डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज पाई डिग्री. गेट इट? So that is about reflection of waves. So after having the knowledge of reflection, now we are in a position to understand what standing waves are, और वो दिखते कैसे हैं, और उसको पढ़ा कैसे जाएगा, समझा कैसे जाएगा. Let's see. So what we do is, let's say we have a string, एंड इसको हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांध लेते हैं. तो दिस रिजिड सपोर्ट इज नथिंग बट आवर डेंसर मीडियम. और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से एक वेव भेजूंगा जो इस तरह से ट्रैवल करेगी.
this wave will travel this way. तो ये वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, और ये जो वेव है, आई कैन से दिस इज अ प्रोपोगेटिंग वेव, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव. जो ओरिजिनल वेव है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ट्रैवल कर रही है. अब जैसे ही आप यहां पर देखोगे, दिस पार्ट, दिस पार्ट, द एंड पार्ट, दैट द क्रेस्ट. और अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जब भी एक क्रेस्ट पार्ट यहां पर आएगा, वापसी में जो जाएगा वो ट्रफ पार्ट होगा. सो हियर द क्रेस्ट कम्स एंड व्हाट गोज बैक इज द ट्रफ पार्ट. सो ट्रफ इस तरह से वापस जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, and this is what goes back like this. इस तरह से ये वापस जाएगी. ये जो रेड कलर से मैंने डॉटेड लाइन बनाई, ये भी प्रोग्रेसिव वेव है. प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है कि आपकी वेव मीडियम में आगे बढ़ रही है, और ये वाली प्रोग्रेसिव वेव इज योर reflected wave. This is your reflected wave. This reflected wave is going from right to left. Okay, this reflected wave is going from right to left. Right से left आपकी wave जा रही है. Okay, now if this phenomena is happening very fast, like continuously the waves are sent on the string, तो देर इज वन वेव विच इज ओरिजिनल वेव जो लेफ्ट से राइट जा रही है, देर इज वन मोर वेव जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है. वॉट यू सी ऑन द बोर्ड राइट नाउ, यू कैन सी द लूप्स, राइट, यू कैन सी द लूप्स, राइट. अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर सी ये जो है दिस पार्ट, दिस इज लुकिंग एज वन लूप, राइट. इफ यू सी दिस पार्ट, दिस इज लुकिंग लाइक अनदर लूप. If you look at this part, this is also looking as one of the loop. So right, continuously अगर आप देखोगे, देखो ये वाला जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, ये एक लूप दिख रहा है. ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं ये ग्रीन से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, this is also looking like a loop, right. This one, the one that you see in reddish pink color, this is also what you call a loop. तो ये जो छोटे छोटे लूप्स बन रहे हैं, these loops are not moving anywhere. Loops अपने जगह पर ही है, because they are not moving anywhere. You call it as stationary wave, right? Because they are not moving anywhere, you call it as stationary wave. Stationary wave are also called as standing waves. Okay, stationary waves are also called as standing waves. Standing wave, stationary wave, इसका simple सा reason है, loops are not moving anywhere, right. Loops are not moving anywhere. अब मैंने जो बोला, अगर आपको इन चीजों को विजुअलाइज करना है तो इसी वक्त आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो लिंक है उस लिंक को आप क्लिक करिएगा. एक नया वीडियो खुलेगा. उस वीडियो में एक बहुत ही अच्छे फिजिक्स के टीचर ने इस एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल सेटअप आपको रन करके दिखाया हुआ है. तो अगर आपको मन करे तो आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. इट्स अ वेरी नाइस वीडियो. आई हाईली रेकमेंड फॉर यू टू वॉच दैट वीडियो. एनीवेज, तो इस तरह से जो लूप बनेंगे, अब इस प्रकार से बनने वाले लूप को हमें पढ़ना है. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड व्हाट आई डू इज, मैं सेम लेंथ लेने वाला हूं स्ट्रिंग की, ठीक है. एंड अभी जैसे मान लो अगर एक लूप बना है इस स्ट्रिंग में, सो एक वेव पल्स आएगा इस तरफ से और वो चला जाएगा इस तरफ से. अगर सेम स्ट्रिंग के अंदर दो लूप बनाने हैं, सो दैट will look like this. Okay, that will look like
दिस। और अगर सेम स्ट्रिंग के अंदर 3 लूप भी बनेंगे, in that case it will look like this, correct? So the length of the string is same, okay, the length of the string is same, and बदलेगा क्या यहाँ पे? तो जब आप रस्सी को पकड़ोगे, आप इस रस्सी को ऑसिलेट करवा रहे हो, ऑसिलेट करवाने की जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जरूर बदलेगी। तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को मैं n1 लिखूंगा, विच इज v बाय लैम्बडा 1। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं n2 लिखूंगा, विच इज v बाय लैम्बडा 2। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं n3 लिखूंगा, विच इज v बाय लैम्बडा 3। द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, दिस लेंथ इज l, and this length is also l, correct? And this is only one loop. One loop is only the crest part. Only the crest is half wave. Half wave मतलब lambda by 2। यहाँ पर crest भी है, trough भी है। crest और trough दोनों है, मतलब it's a full loop, मतलब it's a full wave। full wave मतलब full wavelength। full wavelength को मैं लिखूंगा lambda। और यहाँ पर देखोगे एक crest है, एक trough है और एक crest है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक फुल वेव बनी, और सिर्फ एक क्रेस्ट है, मतलब एक आधी वेव भी है। एक आधी वेव की वजह से वो बनेगा 1 full and 1 half, विच इज 3/2 लैम्बडा, करेक्ट? तो ये 3 आपकी वेव बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस L इज इक्वल टू लैम्बडा 1/2। तो व्हाट इज लैम्बडा 1? 2L। इफ आई सब्स्टिट्यूट, आई गेट लैम्बडा 1 as 2L, करेक्ट? ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसी भी रस्सी पे अगर आप एक लूप देखना चाहते हो, तो रस्सी को कितनी जोर से या कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, v/2L, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर आप लैम्बडा 2 देखते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे लैम्बडा 2 इज इक्वल टू L, सो ये बनेगा v/L। और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 अगर कर लूँ, सो देन आई हैव v/2L, बट v/2L इज नथिंग बट n1, सो माई n2 becomes 2n1, राइट? नाउ n2 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी इफ यू विश टू सी 2 लूप्स, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? n1 से डबल। एंड व्हाट इज n1? n1 इज द फ्रीक्वेंसी इफ यू विश टू सी 1 लूप। मतलब 1 लूप की जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसको डबल कर देने से आपको 2 लूप मिलेगा। डबल कर रहे हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। आई होप यू गेट इट। डबल कर रहे हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, L इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा 3। L इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा 3। तो व्हाट इज लैम्बडा 3? 2L/3। एंड इफ इट इज 2L/3, तो दिस विल बिकम 2L/3। 3 goes up and here you have v/2L, and this v/2L is nothing but your frequency n1. So this will become n3 is equal to 3 times n1। 3 times n1 मतलब क्या? n1 is fundamental। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस 3 वाली फ्रीक्वेंसी को अगर आपने इस रस्सी को दिया, तो आप यहाँ पर देख पाओगे 3 लूप। एंड 3 लूप है, इसीलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैं इसको बोलूँगा थर्ड हार्मोनिक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ पर आते हैं वापस। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही थी v/2L। यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी से अगर आपने रस्सी को ऑसिलेट करवाया, आपको मिला 1 लूप। इस फ्रीक्वेंसी से अगर आपने रस्सी को ऑसिलेट करवाया, आपको मिलेंगे 2 लूप्स। और अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी से रस्सी को ऑसिलेट करवाया, आपको मिलेंगे 3 लूप्स। ठीक है, एंड 3 लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? 3 लूप की फ्रीक्वेंसी, 3 लूप की फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स ऑफ n1। 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक।
उस हिसाब से तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ n1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स n1, वो सेल्फ मल्टीप्लीकेशन बाय 1 तो कर ही सकता है ना। तो इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। आई होप दैट इज क्लियर। कहने का ये मतलब है अगर आपको एक लूप देखना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी से रस्सी को ऑसिलेट कराओ, v/2l से। 2 लूप चाहिए तो v/2l को 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 3 लूप चाहिए तो आप v/2l को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 10 लूप चाहिए तो v/2l की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 लूप चाहिए तो v/2l को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वी विल कॉल इट एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड उसका फॉर्मूला है v/2l। इसके बाद ये फंडामेंटल के 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो दैट इज 2 लूप्स, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 3 लूप्स, और इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। गेट इट? सो इफ आई वर टू समराइज दिस आई वुड से दैट जब आपको रस्सी पे एक लूप चाहिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी है v/2l। ओके, इसको मैं कहता हूं n1। अगर आपको उसी रस्सी पे 2 लूप्स चाहिए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस वाले n1 से डबल होगी, सो 2n1। अगर आपको उसी रस्सी पे 3 लूप्स चाहिए तो मैं n3 को लिखूंगा 3n1, मतलब फंडामेंटल से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दिस कैन बी जनरलाइज्ड लाइक इफ यू वांट 1 2 3 4 5 लूप्स ऑल्सो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लूप बने। वाई आर वी स्टॉपिंग इट हियर? यू कैन अज्यूम कि चलो ये बनता ही रहता है यार, दिस इज नॉट एंडिंग। लेट्स से आई वांट p नंबर ऑफ लूप्स, एक जनरल नंबर लेता हूं तो p नंबर ऑफ लूप्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? p टाइम्स whatever is the fundamental, and fundamental is n1. I hope you get it. अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो है n2 वो फंडामेंटल से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए हम इसे कहेंगे सेकेंड हार्मोनिक। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल से 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल से p टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए हम इसे कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। नाउ n1 इज नथिंग बट सेल्फ मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इसको हम एक और नाम देंगे विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। आर यू गेटिंग इट? So this is nothing but the vibration inside of a string where you make the stationary wave or the standing waves, and all you see is the loops, and loops are not moving here and there. तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक ओरिजिनल वेव है और आपके पास एक रिफ्लेक्टेड वेव है। वो ओरिजिनल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका सुपर पोजिशन है, उसकी वजह से जो वेव बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। नाउ the first harmonic frequency, this is second harmonic frequency, this is third harmonic frequency, and इसको मैंने generalize कर दिया fifth harmonic frequency. There is one more language इस frequency को बुलाने के लिए। जैसे मैं आपका नाम लेता हूं, कोई कहता है पार्थ, तो मुझे समझ में आता है कोई मुझे बुला रहा है। तो हर चीज की पहचान करने के लिए एक नाम होता है। इस फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या है? इस फ्रीक्वेंसी n2, इसकी पहचान है सेकेंड हार्मोनिक। इस फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या है? थर्ड हार्मोनिक। इस फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या है? फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब p लूप्स, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 लूप, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2 लूप। इस फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 1 लूप, एंड बिकॉज फर्स्ट इज द मोस्ट बेसिक थिंग, यहां पर हमने इसका एक और नाम रख दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एक लूप की फ्रीक्वेंसी के 2 नाम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है उसका नाम और फर्स्ट हार्मोनिक भी है उसका नाम। सिमिलरली इसका जो नाम है वो है सेकेंड हार्मोनिक, इसका नाम है थर्ड हार्मोनिक। 4 लूप होते तो फोर्थ हार्मोनिक, 10 लूप होते तो 10th हार्मोनिक, 1000 लूप होते तो 1000th हार्मोनिक। यहां पर p नंबर ऑफ लूप्स हैं इसीलिए फिफ्थ हार्मोनिक।
इसी प्रकार से जैसे आप इसको हार्मोनिक के नाम से संबोधित करते हो, इसका एक और पहचान है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवरटोन। ओवरटोन की गिनती शुरू होती है फंडामेंटल के बाद, तो ये है फंडामेंटल, इसके बाद गिनती शुरू होगी, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, इसको हम कहेंगे P-1 ओवरटोन। आप इस बात को समझिए, सेकेंड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन, एक कम, थर्ड हार्मोनिक इज सेकेंड ओवरटोन, एक कम, तो पिथ हार्मोनिक इज गोइंग टू बी P-1 ओवरटोन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन इनसाइड ऑफ अ स्ट्रिंग। अब अगर मैं आपको इसका एक फेयर डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा बनता है कि ये है आपकी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम एक पुली से पास करके यहाँ पर थोड़ा सा वजन रख देते हैं जिसे कहेंगे M, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक ट्यूनिंग फोर्क, इस तरह से बांध के। इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है N, और ये जो रस्सी है, रस्सी भी तो वाइब्रेट करेगी, रस्सी की फ्रीक्वेंसी N। यहाँ पे आपने वजन लगाया है M kg, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, ऊपर की ओर लगेगा टेंशन T, और पूरी रस्सी पे जो टेंशन होगा वो होगा T। मान लेता हूं यहाँ पर 4 लूप बन रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव मल्टीपल लूप्स गेटिंग फॉर्म्ड। फाइन, व्हाट विल बी द जनरलाइज्ड फॉर्मूला वो समझते हैं। एक लूप के लिए v/2l, 2 लूप के लिए 2 टाइम्स v/2l, 3 लूप के लिए 3 टाइम्स v/2l, p नंबर ऑफ लूप्स के लिए p टाइम्स v/2l। So the general formula is what? For p number of loops, frequency is going to be p times v/2l, correct? p number of loop, p number of loop का मतलब क्या होता है? पिथ हार्मोनिक, पिथ हार्मोनिक, एंड पिथ हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? P-1 ओवरटोन, एंड पिथ हार्मोनिक का मतलब होता है P टाइम्स फंडामेंटल, तो P टाइम्स फंडामेंटल, फंडामेंटल इज व्हाट? टेल मी, V/2l। तो यहाँ पर N क्या बनेगा? P-2l को नीचे ले लेते हैं, एंड दिस V इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो N इज इक्वल टू P/2l अंडर रूट ऑफ T/m। What is velocity of transverse wave? Under root of T/m, where T is nothing but tension in the string and small m is nothing but mass per unit length of the string. Mass per unit length of the string, मतलब आप small m को कैपिटल M अपॉन कैपिटल L भी लिख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाइब्रेशन इनसाइड ऑफ अ स्ट्रिंग फॉर P नंबर ऑफ लूप्स। याद रखिए, दिस P इज नंबर ऑफ लूप्स, दिस L इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस T is tension in the string, and the small m is technically called as linear density, which is small m, which is equal to capital M by L, where capital M is mass of the string and L is length of the string. I hope this is clear to everyone. Let me just take it to the left so that you can see it nicely. Yep. So that is how we study string. और एक छोटी सी चीज है, ये जो small m है, small m, that small m is nothing but mass per unit length, and we know that mass can be written as volume into density upon length, and volume is written as area into length into density upon length. यहाँ से लेंथ और लेंथ कटा, स्मॉल m बनेगा एरिया इंटू
density. This A is nothing but area of cross section. A is nothing but what? Area of cross section of the string, and rho is nothing but density of string. मतलब आपकी जो string है उसका जो मटेरियल होगा उस मटेरियल की डेंसिटी इज स्मॉल m. तो याद रखिए स्मॉल m को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर और पीछे रो. तो अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे n इज इक्वल टू पी बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई m. ओके, n इज इक्वल टू p बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई स्मॉल m. स्मॉल m कैन बी रिप्लेस्ड बाई पाई आर स्क्वायर रो. तो n का फॉर्मूला क्या बन जाता है? p बाई 2l t अपॉन स्मॉल m इज पाई आर स्क्वायर इंटू रो. सो दिस बिकम्स p बाई 2l r अंडर रूट ऑफ t बाई पाई रो. ये बनेगी आपकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. तो हमने पढ़ा सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, जिसमें हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जब आपकी वेव आएगी तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो जब हम क्रेस्ट भेजेंगे वापसी में ट्रफ आएगा, एंड वाइस वर्सा. अगर आप ट्रफ भेजते वापसी में ट्रफ आता. एंड एक वेव है ओरिजिनल वेव जो राइट में जा रही है, एक है रिफ्लेक्टेड वेव जो लेफ्ट में आ रही है. तो एक को माइनस लिखा, एक को हमने प्लस लिखा. एंड इस तरह से प्रोग्रेसिव वेव ओरिजिनल और प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड मिलकर कुछ स्टेशनरी वेव्स बनाएंगे. एंड दीज आर द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. ये हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें लूप्स कैसे बनते हैं, और ये उनका फॉर्मूला इसको जिस तरह से बनेगा. ठीक है. एंड ये दिस इज लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर द चैप्टर, एंड सो इज दिस. So there comes your stationary wave formation inside of a string. And now let us study stationary wave का formation inside of an organ pipe. Air column जब वाइब्रेट करेगी, हवा के मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेंगे तो उसमें भी स्टेशनरी वेव बनते हैं. आइए वो पढ़ते हैं.